हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हमारे सिर्फ 2-3 कंसेप्ट्स बाकी रह गए हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं 17 कंसेप्ट के बारे में। फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या फ़र्क होता है, या फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम भी जिसको बोलते हैं, इसके बीच में जानते हैं क्या फ़र्क होता है। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट तो हमें पता है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। इसका मतलब वो मेहनत से आती है। तो फिर ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त इनकम को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम इंक्लूड करी जाती है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, बट ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करा जाता। ये वाली बात याद रखना। फैक्टर इनकम को तो इंक्लूड करा जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करा जाता। ब्रीफली, जो भी कोई पर्सन एक इकोनॉमी के अंदर अर्न करता है एज रिवॉर्ड अपनी सर्विसेज देने के बाद, जो उसको मजदूरी, दिहाड़ी, सैलरी कुछ भी मिलता है, वो होता है फैक्टर इनकम। दूसरे हाथ पर जब भी किसी पर्सन को पैसे मिलते हैं या कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प की फॉर्म में, चैरिटी की फॉर्म में, डोनेशन की फॉर्म में, अब इसके लिए हेल्प, चैरिटी और डोनेशन जिसको भी मिलती है, क्या वो बदले में कोई सर्विस दे, ऐसा ज़रूरी है क्या? बताओ। ये टर्म तो वहाँ पर अप्लाई होती नहीं है ना, ये वन साइडेड होता है ना। फैक्टर इनकम जो दोस्तों होती है, जो फैक्टर इनकम होती है, पर्सन यहाँ पर अपनी सर्विस देता है, तब जाके उसको अपनी पेमेंट मिलती है। यानी कि सर्विस किसी के पास गई, तब जाके उसको पेमेंट रिसीव होती है। ये जो प्रोसेस होता है ना फैक्टर इनकम का या फैक्टर पेमेंट, ये 2 वे होता है, जबकि ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट का प्रोसेस 1 वे होता है। यहाँ पर पर्सन ने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उसको मिला है ट्रांसफ़र इनकम। हम लोग इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव एसेट्स की बात करते हैं। प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब कोई पर्सन जिसने सर्विस दी और उसके बाद उसको वेजेस वगैरह प्रॉपर मिल रही हो, दिहाड़ी मिल रही हो, कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग सिर्फ फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट की बात करते हैं। तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या होता है? पेमेंट जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है इन रिटर्न फॉर गिविंग देयर फैक्टर सर्विस, उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो हायर करते हैं, परचेज करते हैं फैक्टर सर्विसेज को, जैसे लैंड की सर्विस को, लेबर की सर्विसेज को या कैपिटल को, हाउस होल्ड से। यह भी हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर हाउस होल्ड्स को लिखा हुआ है। और रिटर्न में हाउस होल्ड्स को मिलती है पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। हाउस होल्ड्स के लिए जो कि ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ये जो पेमेंट है दीज आर फैक्टर इनकम्स। लेकिन ये प्रोड्यूसर्स के लिए फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि उनको बियर करनी पड़ती है, उनको देना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है फैक्टर इनकम के? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इनकम जो लैंड से आती है वो होती है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, ये हम 100 बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। इसका मतलब ये भी है, इन ऑर्डर टू अर्न इनकम वन हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैंने बोला ना आपको, 2 वे प्रोसेस को हम लोग काउंट करते हैं नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में। विदाउट प्रोडक्शन हम लोग फैक्टर इनकम के कंसेप्ट को कभी ला ही नहीं सकते। इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को हायर कर लेगा। बताओ, सारे के सारे फैक्टर पेमेंट तभी इंक्लूड करे जाते हैं नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि वो ये चीज़ सजेस्ट करता है कि पक्का प्रोडक्शन हुई है गुड्स या सर्विसेज की। फैक्टर इनकम जो कि अर्न करी जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, और फैक्टर पेमेंट जो कि एक एंटरप्राइजेस देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि बदले में उन्होंने अपनी सर्विस दी है, ये सेम ही बात है। फैक्टर इनकम को हम लोग प्रोडक्शन की साइड से देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करते वक्त किसी भी गुड्स और सर्विसेज की 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता होता है: ज़मीन, मजदूर, कैपिटल, कोई लेबर, कोई मशीनरी या फिर पैसा, और एंटरप्रेन्योर जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में क्या चीज़ इंक्लूड करी जाती है? बताओ। फैक्टर पेमेंट के ट्रांसफर पेमेंट? फैक्टर पेमेंट। अब ये ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम क्या होता है?
जो पेमेंट रिसीव करी जाती है विदाउट एनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटर्न, फ्री फंड का जिसको देना पड़ रहा है, जिनका कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए फ्री फंड का, लेकिन अब किसी की मजबूरी भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, डोनेशन, चैरिटी, ये सब जो दी जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम एक ना रिसीविंग कंसेप्ट होता है, रिसीट कंसेप्ट होता है, एज कम्पेयर टू फैक्टर इनकम जो कि एक अर्निंग कंसेप्ट होता है। देखो दोनों में फ़र्क समझो। यहाँ पर पर्सन को मिल रहा है, यहाँ पर्सन कमा रहा है, कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है। इकोनॉमी में कुछ ऐसी तरह की पेमेंट होती हैं जो कि पर्सन्स को कुछ पर्सन्स को रिसीव होती हैं विदाउट मेकिंग एनी कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन। जब पर्सन कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं करता इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज दे आर नॉट अर्नड बट रिसीव्ड ओनली। वो अर्न नहीं करी जाती हैं, सिर्फ मिलती हैं। इस तरह की पेमेंट्स को, जिसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज किसी ने नहीं दी इकोनॉमी के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। सारी तरह की जो यूनिलैटरल यानी कि वन साइडेड जो पेमेंट होती है वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, वन डायरेक्शन। ट्रांसफ़र पेमेंट होती है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि आपने इसको अर्न नहीं करा है, आपको ये मिल गई है फ्री फंड में। एग्जाम्पल क्या है इसके? ओल्ड एज पेंशन। अब जो पर्सन को पैसे मिल रहे हैं, जब तक वो सर्विस में था तब तक तो वो सर्विस दे रहा था अपनी, लेकिन अब जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिल रहे हैं पेंशन की फॉर्म में, अब तो कोई सर्विस नहीं दे रहा प्रेजेंटली। स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है कोई सर्विस नहीं देनी पड़ रही इकॉनमी में। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो कि अनएम्प्लॉयमेंट पीपल को मिलता है। फ्लड रिलीफ विक्टिम्स को जो चीज़ मिलती है, या पॉकेट मनी किसी तो कुछ मिलती है, अगर आपको पॉकेट मनी के लिए कुछ देना थोड़ी ना पड़ता है। दीज पेमेंट्स आर रिसीव्ड विदाउट मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। लेकिन आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ट्रांसफ़र पेमेंट बेकार होती है, नहीं। देयर आर सम पीपल जिनके पास जॉब नहीं है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं। अब बच्चे आप बर्डन थोड़ी ना बोल सकते हो उनको। मैंने बताया था ना एक बात, इससे रेट करो। हम लोग बुजुर्गों को और बच्चों को वैसे लायबिलिटी मानते हैं, प्रैक्टिकली जो दिख रहा है वो लायबिलिटी मानते हैं, लेकिन वो लायबिलिटी होते नहीं है। बच्चे भी आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे और बुजुर्ग कर चुके हैं, उस वजह का उनको मिल रहा है। पेंशन क्यों बंद रखी है इनकी? क्योंकि ऑलरेडी कर आए हैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट। आज जो इकोनॉमी का पिलर है उसमें इन्होंने पेट्रोल फ्यूल डालने का काम करा है, जिसकी वजह से रॉकेट बन के दौड़ रही है, वो उड़ रही है। फ्री फंड का पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। बाकियों को भी फ्री फंड का नहीं मिल रहा है भाई। किसी के कुछ यार कोई दिक्कत है, कोई विकलांग है, कुछ है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, कोई कहीं से भी उसको वो मिल रहा है, कुछ वो मिल रहा है, वो रेसिपिएंट है किसी भी हेल्प का, तो उसकी क्या दिक्कत? लूले लंगड़े बहरे अंधे, ये तो तुम भी पैदा हो सकते थे, कोई भी पैदा हो सकता था, हम भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था। जिसके साथ बीतती है वही तो भुगतता है। हमारे देश के पार्ट है तो हमारे लोग हैं, इसका मतलब जो भी चीज़ मिल रही है तो उसको ऐसा मत शो करो कि वो भीख है। नो, इट इज़ नॉट अ भीख। इसके लिए इसके इकोनॉमी में अच्छा वर्ड यूज़ करा जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में? डिफरेंस बिटवीन द टू इज वेदर और नॉट द इनकम इज रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को देखा जाता है कि आपको जो इनकम मिली है वो अर्नड है कि अनअर्नड है। अनअर्नड कम होगी जब आपने प्रोडक्टिव सर्विस इकोनॉमी में बदले में दी नहीं है, सिर्फ आपको यूनिलेटरली मिली है, तो वो होगी आपकी ट्रांसफ़र इनकम। लेकिन जिसके लिए आपने अपना खून पसीना बहाया, उसके बाद आप 30 दिन के बाद अपनी सैलरी का या फिर 1 दिन के बाद अपनी दिहाड़ी का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपकी है फैक्टर इनकम। पेमेंट जो कि आपको मिलती है इन एक्सचेंज फॉर गिविंग प्रोडक्टिव सर्विस टू द इकोनॉमी, वो फैक्टर इनकम है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जबकि जो आपको रिसीव होती है विदाउट गिविंग एनी सर्विस इन रिटर्न, वो ट्रांसफ़र इनकम। जैसा कि हमने अलाउंसेस और स्कॉलरशिप इनकी बात करी। नेशनल इनकम मैंने पहले ही बता दिया आपको, सिर्फ फैक्टर इनकम को देखता है, ना कि ट्रांसफ़र इनकम। अब डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर से ज़्यादा, 3 नंबर से ज़्यादा MPPSC में बनता का नहीं है, लेकिन आपको 5 पॉइंट यहाँ पर दे रखे तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, और 10 मार्कर का आया तो अच्छे खासे आपके पास वर्ड्स यहाँ पर है। ठीक है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में फ़र्क है, पेमेंट भी मतलब एक ही बात है, पेमेंट क्या है, इनकम क्या है। दिस इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर गिविंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, दिस इज रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये एक अर्नड कंसेप्ट है, ये एक अनअर्नड कंसेप्ट है, यानी कि यहाँ पर होता है रिसीट कंसेप्ट।
और ये एक अर्निंग कंसेप्ट। यहाँ पर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होते हैं। इट कंप्राइजेज गिफ्ट, सब्सिडीज, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब। ये बायलेटरल पेमेंट है। बायलेटरल क्यों? सर्विस दी जा रही है, उसके बाद पेमेंट रिसीव करी जा रही है। ये यूनिलेटरल पेमेंट है, सिर्फ इनकम रिसीव हो रही है पर्सन को, भले ही उसने कोई सर्विस दी है चाहे ना दी है। इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करा जाता है बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव। इसको इंक्लूड नहीं करा जाता बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ सरकार की जेब से जा रहा है, लायबिलिटी। समझ में आया? नेक्स्ट कंसेप्ट दोस्तों हमारा है फाइनल एक्सपेंडिचर एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डिमांड। समझते हैं क्या ये? फाइनल एक्सपेंडिचर एक वो खर्चा होता है जब भी आप किसी गुड या सर्विसेज को परचेज करने के लिए जाते हो, तो जो आपने जो खर्चा करा है वो आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए है। आप उस सामान को लाकर खा लोगे कंप्लीटली और कुछ और किसी चीज़ में आपको यूज़ नहीं करना है, या फिर आप एक मशीनरी या कुछ भी चीज़ लेकर आए हो जिसको आपने इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या है? ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि फर्म्स के द्वारा उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में करा जाता है दूसरे फर्म से, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होने हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। यानी कि जब आप इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने के लिए खर्चा कर रहे हो, वो इंटरमीडिएट का एक्सपेंडिचर है आपका। जब फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए, फाइनल गुड्स याद है ना, शुरू में आपको इनिशियल कंसेप्ट याद होंगे, ईदर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन या फिर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, वो फाइनल गुड्स होते हैं। उसके लिए जब आप खर्चा कर रहे हो वो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली एक्सपेंडिचर जब आप कर रहे हो ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कैपिटल स्टॉक या फिर बिल्डिंग या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप वियर एंड टीयर की वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हो। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये वही वाली चीज़ हम कर चुके हैं वैसे, इसकी एक्सरसाइज ये इंटरमीडिएट गुड्स और ये सब। एक फर्नीचर एक फर्म ने परचेज करा है, क्या है ये? फाइनल के इंटरमीडिएट? फर्नीचर परचेज करा है एक फर्म ने, इट इज़ अ फाइनल एक्सपेंडिचर बिकॉज फर्नीचर एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और एक्सपेंडिचर जो इसके ऊपर करा गया इन्वेस्टमेंट है। लगाएं एक एमएनसी वगैरह ने फर्नीचर वगैरह अपने स्टाफ वगैरह के लिए, उसके लिए हमेशा काम आएंगे ना, चाहे वो बंदे वहाँ पर काम करे चाहे ना करे। एक्सपेंडिचर जो करा जा रहा है फर्म की मेंटेनेंस पे, बिल्डिंग वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करवाना, मरम्मत करवाना, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है बिकॉज ये बार बार होती रहेगी, ये परमानेंट नेचर का नहीं है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ ऑफिस बिल्डिंग, ये बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑन सिंगल यूज प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ अ मशीन इन अ फैक्ट्री, फाइनल एक्सपेंडिचर। क्यों? बिकॉज ये वाला कुछ मुझे बता सकते कोई फोर्थ वाला पॉइंट, क्यों ये फाइनल एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है। मशीन ऑलरेडी है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर जा रहा है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ अंकिता? इसका वियर एंड टियर हो चुका था, अब इसको मरम्मत करवाई जा रही है, यानी कि डेप्रिसिएशन को हटाया जा रहा है इसमें से, है ना, ताकि दोबारा फुल थ्रॉटल पे काम कर सके। इसलिए समझ गए अंकिता सब लोग? ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पर, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। आपके 19 कंसेप्ट अब कवर हो गए। नेशनल इनकम के लिए आई कैन गारंटी कि अगर आप इन कंसेप्ट्स के ऊपर, 19 कंसेप्ट्स के ऊपर अच्छे से पकड़ बना लो, इंडिया में नेशनल इनकम से कोई सा भी पेपर बनता है अगर,
आपसे बेटर आंसर और एलिमिनेशन उसको कोई नहीं कर सकता। मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ इस बात को, कहो तो सिग्नेचर कर दूँगी यहाँ पर, प्रोवाइडेड कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता हो, टिप्स पर हो। लास्ट कंसेप्ट, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी जनरली 4 मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स के बीच में डिवाइडेड होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बड़े सारे एग्जाम्स के मेंस में बन सकता है वाला पॉइंट। लोगों को सेक्टर भी नहीं पता होता इकोनॉमी के, पूछ के देख लेना आप किसी से भी जो तैयारी कर रहा हो, अपना कलीग, अपने लाइब्रेरी वगैरह में, गारंटी है, पूछ के देख लेना एक बारी कि सारे सेक्टर बता दो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो एक बारी ज़रा मुझे। वो सोचेगा पर्सन, और जहाँ सोचेगा तो समझ ही लो उसकी इकोनॉमिक्स की तैयारी कितनी होगी। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। इसके बारे में मैं आपको झलक दे चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ। कैसे? ज़मीन किसी ना किसी की तो होती है ना, कहीं ना कहीं तो होती है ना। लेबर हम में से ही तो कोई होता है ना, हम जैसे घर परिवार में से जो कोई लेबर प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में। अब लेबर का ज़रूरी ये थोड़ी ना होता है, लेबर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मनरेगा में काम कर रहे हैं, ईंट के भट्टे धो रहे हैं। लेबर हर कोई हो सकता है, चाहे वो मंथली बेसिस पे काम कर रहा हो, एमएनसी में काम कर रहा हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो। कैपिटल, मशीनरी वगैरह बनाने वाला, बड़े टूल्स बनाने वाला, और एंटरप्रेन्योर, ये सारे लोग एक हाउस होल्ड सेक्टर के पार्ट ही तो होते हैं। ये अपनी इकोनॉमी में क्या देते हैं? फैक्टर सर्विस फर्म सेक्टर को देते हैं ताकि प्रोडक्शन हो सके, बदले में इनको इनकम मिलती है अपनी कंजम्पशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हाउस होल्ड सेक्टर को इसलिए कंज्यूमर सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज देते हैं, बदले में उनको इनकम रिसीव होती है, उस इनकम को बाजार में जाके लोग खर्च करते हैं ताकि घर में राशन और खाने पीने की चीज़ें आ सकें। फर्म सेक्टर, जिसको प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज कभी भी प्रोड्यूस होते हैं तो वो फर्म्स के द्वारा करे जाते हैं। कैसे करे जाते हैं? फर्म्स हायर करते हैं, परचेज करते हैं फैक्टर सर्विसेज को हाउस होल्ड से, बोलेंगे सर्विस कर लो, हमारे काम कर लो, हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं फर्म्स के द्वारा, ये सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। फिर एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं इकोनॉमी के अंदर, वो ज़्यादातर रेगुलेट होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट भी कभी कभार प्रोड्यूसर की तरह ऐड करता है, प्रोड्यूसर से ज़्यादा वो एक वेलफेयर एजेंसी की तरह ऐड करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए गुड्स फेयर वे में हर कंज्यूमर तक एक्सेसिबल हो। अगर वो महंगे हैं तो हम सब्सिडी दे देंगे, और हर प्रकार के गुड ऊपर नीचे उनकी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन सारे लोगों तक वो एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल बनाने का काम हमारा है, यानी कि सरकार। टू मीट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है इनकम कलेक्ट करती है वेरियस सोर्सेज से। सरकार के पास इनकम आती है टैक्सेस से, प्रॉफिट से, फीस से, फाइन लगाकर, और एक्सटर्नल ग्रांट इन एड से। बाहर से अगर कोई संस्था IMF WTO जैसे कहीं से पैसा जाता है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की जेब से पैसा जाता भी है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़। सरकार को फैक्टर पेमेंट देनी पड़ती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हाउस होल्ड्स को, और सरकार पैसा खर्चा करती है ट्रांसफ़र पेमेंट में, पेंशन वगैरह और ये सब देना। यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना। फिर एक सेक्टर होता है रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, फॉर बाहर का सेक्टर। इसको कभी भी नफिया लिख कर मत आ जाना। सेक्टर को नफिया नहीं बोलते हैं, नफिया कंसेप्ट होता है। मैं बता रहा हूँ, इसमें नंबर कट जाएंगे अगर नफिया लिख दोगे यहाँ पर तो, ठीक है। आज के समय में जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है वो एक ओपन इकोनॉमी की तरह काम करता है, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती हैं। गुड्स आता है या जाते हैं, एवरी कंट्री गुड्स रिसीव करती है, सर्विसेज रिसीव करती है कैपिटल दूसरी कंट्री से, और वाइसी वर्सा, बदले में पेमेंट जाता है, और अपोजिट भी हो सकता है। तो जो कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है ना, कैपिटल का, लोगों का, आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी का, डोमेस्टिक इनकम से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डोमेस्टिक इनकम में, जिसकी वजह से आपको पता है एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नफिया। और नफिया को अगर हम लोग ऐड कर दें डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, तो उससे हमें मिल जाती है नेशनल इनकम। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। 19 कंसेप्ट हमारे कवर हुए। अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, लेकिन उससे पहले 19 कंसेप्ट तक जहाँ तक हो गया आप सभी को पता है, जो जितने लोग मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं,
कि आप सभी का टेस्ट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का, और आपको बहुत अच्छे से ये लर्न होना चाहिए। अभी ये चैप्टर रह गया है, लेकिन प्राउड फीलिंग ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हो जितने बाकी स्टूडेंट्स कभी नहीं जान सकते, चाहे वो कोई सी भी बुक पढ़ लें, किसी के भी लेक्चर अटेंड कर लें, कुछ भी ऑनलाइन सोर्सेज वो पढ़ लें। इस बुक की बात ही अलग है, नेशनल इनकम के चैप्टर को समझाने के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।